हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने सीए फाइनल पेपर 4 जो लॉ के एमसीक्यूज हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के, उसकी 6 केस स्टडी वाले सिनेरियो सॉल्व कर लिए थे। अब नेक्स्ट कहते हैं इसमें करते हैं। देखो मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया था, सबसे बेस्ट जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कहते हैं इसमें लगता है, गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो, पूरी केस स्टडी को रीड करने के बाद उनको सॉल्व करो। और अगर आपको टाइम सेव करना है तो दूसरा तरीका भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉलो किया था कि आप सीधा कहते हैं इसमें किस पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे। और अगर आपको उसमें लगता है कि कोई डेटा है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है तो उस पोर्शन पे ऑफ केस स्टडी में जाके उसको मैच कर लो। दोनों पैटर्न कहते हैं इसमें अवेलेबल है, वो अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो नेक्स्ट लेते हैं 7th, ग्लोबल ट्रेड एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग बीन लिस्टेड एट BSE एंड NSE। एक जगह भी लिस्ट हो जाती तो काम हो जाता, मतलब ये पब्लिक कंपनी और एक लिस्टेड कंपनी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अराउंड 4.5 ईयर से काम का नहीं है। द ऑथराइज पेड अप कैपिटल, ये भी जरूरत नहीं है, जब वो लिस्टेड कंपनी है तो ये ऑथराइज पेड अप कैपिटल टर्नओवर की खास रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। GTSL इज ड्यूली रजिस्टर्ड विद सेबी फॉर प्रोवाइडिंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। सेक्शन 12 सेबी एक्ट का कहता है कि अगर आपको कहते हैं इसमें सर्विसेज देनी है तो पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कंपनी ऑफर्स ए वेरिड रेंज ऑफ सर्विसेज, बायबैक ऑफ शेयर्स करवाती है, डेप्ट एंड इक्विटी, सिंडिकेशन, मर्जर एक्विजिशन, सब कुछ कराती है, कोई बात नहीं। GTSL इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड रेप्यूटेड नेम अमंग द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, लॉ फर्म्स, बहुत खुशी की बात है। द कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय 9 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 3 आर इंडिपेंडेंट। देखो लिस्टेड कंपनी है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। टोटल कितने थे इसमें? 9। इंडिपेंडेंट कितने चाहिए थे? 1/3, मतलब मिनिमम 3, इसमें 3 है। द अदर नॉन इंडिपेंडेंट 6 डायरेक्टर्स, 2 आर नॉन एग्जीक्यूटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता, 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, स्कंद, सृष्टि, रीना, रोहन और एनर्जेटिक यंग एंड डायनामिक प्रोफेशनल्स विद वास्ट एक्सपीरियंस। वास्ट एक्सपीरियंस है तो यंग कैसे रह गए, एज नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं। In the current financial year 2021, a change scrutiny of accounts revealed that during the last financial year by oversight Rohan, who heads the new issue division of the company, had drawn remuneration in excess of the limit provided by the relevant provisions of law. देखो कोई भी डायरेक्टर जो अलाउड लिमिट है अगर उससे ज़्यादा रेमुनरेशन कहते हैं ड्रॉ करता है तो सेक्शन 197 क्लॉज 9 एंड 10 होना चाहिए। वो कहता है कि वो रेमुनरेशन आपको वापस रिफंड करना होगा। बोर्ड कहते हैं, और कब तक रिफंड करना है? वो 2 ईयर्स में। बोर्ड ने अगर SR पास कर दिया, मतलब शेयर होल्डर्स के SR के रूल से अप्रूवल ले ली, तो फिर वो रिफंड करने की जरूरत कहते हैं इसमें नहीं है। अदरवाइज तो आपको वो अमाउंट कहते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द शेयर होल्डिंग बेस ऑफ द कंपनी इज क्वाइट वाइड एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स हैविंग स्टेक इन द कंपनी इज सब्सटेंशियल। स्मॉल शेयर होल्डर आते ही मान के चलो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात होगी, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो भी लिस्टेड कंपनी है या तो शू मोटो अपॉइंट करेगी या उसे एप्लीकेशन देते हैं कितने 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, या मिनिमम कहते हैं इसमें 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लेस। वो बंदे चाहते हैं कि सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर होना जरूरी है नहीं है, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? जिसके पास 20,000 रुपीज की नॉमिनल या फेस वैल्यू से ज्यादा के शेयर्स ना हो। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास शेयर का अमाउंट का लिमिट है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पास शेयर की अमाउंट की कोई लिमिट नहीं। उसके पास कहते हैं इसमें कंपनी के शेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलो It so happened that some of them wished to appoint Mukund, a seasoned finance professional, as a small shareholder director of the board of the company. After due process, Mukund को आपने अपॉइंट कर दिया। During the financial year 1920, the profits of the company rose to 7 crore in comparison to the previous year. कोई बात नहीं, तो उन्होंने डिविडेंड कहते हैं इसमें डिक्लेयर किया। डिविडेंड 6 पर शेयर डिक्लेयर किया गया एज अगेंस्ट 4 पर शेयर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और उसको अप्रूव भी कर दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। देखो इसमें एक डेटा आपका है, वो जो सर्कुलर कहते हैं इसमें निकला, वो लास्ट ईयर कोरोना के कारण थोड़ी अनसर्टेन सिचुएशन थी, तो MCA ने जो डेट ऑफ कहते हैं इसमें अपना बोर्ड मीटिंग था उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दिया था, 120 डेज से 180 डेज तक का भी गैप अलाउड किया था। इट इज प्रूवन दैट द PESTL एनालिसिस
एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, अच्छा ये पूरा फुल फॉर्म दिया है। हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सही। किसी भी के रूट से इंटरवेंशन आ गया तो आपकी वॉट लग जाएगी बिजनेस में। कीपिंग दिस क्रूशियल फैक्ट इन व्यू, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिजायरिंग टू इंप्रूव पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, कोई लिमिट नहीं है आज के टाइम में, कितना भी दे सकते हैं। After following the due procedure of law and respect, made one-time political contribution of certain amount in the current financial year to public विकासशील दल, नाम कुछ भी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी का, which is one of the prominent political parties of the country, duly registered under section 29A of Representation of People Act 1951। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन वहीं पर होता है। अब आपको बताना है कि जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होगा on the board of company by choosing the correct option, state as to the minimum number of small shareholders who might have assembled together to get, कितने चाहिए। तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर मस्ट बी नॉट लेस देन 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, शुरुआत में सही दे दिया। सेकेंड, द मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स मस्ट हैव नॉट बीन लेस देन 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज हायर, ये गलत है। देखो ये इससे परेशान करेगा, स्मॉल में स्मॉल वाला डेटा ध्यान रखना, तो हायर नहीं लोअर। द मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर मस्ट बी नॉट बी लेस देन 1000 और 1/5 तो है ही नहीं, 1/10 होता है, नॉट लेस देन 1000 और 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज हायर, ये तो वैसे भी गलत है। ये दोनों सेम नहीं दे दिए क्या, अच्छा यहाँ 1/5 दे दिए, 1/5 गलत है। तो अपना आंसर देखो क्या आ गया, ए करेक्ट था। सेकेंड लेते हैं, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट द कंपनी मेड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन अमाउंट टू पब्लिक विकासशील दल, मैंने आपको बताया था कितना भी दे सकती है, तब आपको बताना है कितना पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन दे। एनी अमाउंट एज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स, फिर ये सही दिया है, 5%, 7.5% गलत है। वैसे भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी इज इनवैलिड एज इट इज येट टू कंप्लीट 5 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, 3 years रिक्वायर्ड थे, 5 नहीं, तो 3 years होते ही वैसे भी दे सकती है। द अबव केस सिनेरियो स्टेट्स दैट मुकुंद वाज अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सही है। टू बी अ डायरेक्टर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स विच सच डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू ओन, नो। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पास कंपनी के एक भी शेयर होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कब स्मॉल शेयर होल्डर माने जाएंगे, जब उनके पास नॉट मोर देन 20,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के शेयर हो। तो 20, 10, 5 डी, सच डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स ऑफ एनी नॉमिनल वैल्यू इन द कंपनी, उसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन दिस केस सिनेरियो द नेम ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स द वर्ड इंडिया, ठीक है। अब वो नेम क्या लेना चाहती है, ब्रिटिश इंडिया, तो आपको फॉलोइंग ऑप्शंस देखो, एक नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट बना हुआ है, वो कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने नेम में रॉयल, ब्रिटिश, काउंट, WHO, UNO, नेम ऑफ नेशन, वो किंग, क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल और ये यूज में लेना चाहती है, तो उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। वहाँ पेड अप कैपिटल कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये जो कह रहा है मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल ये तो बकवास है। आंसर सीधा डी, नन ऑफ द अबव, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड होता तो वो आंसर बन जाता। In the above case scenario reveals that Rohan, one of the director, had drawn remuneration in excess of the limit prescribed by the relevant provisions. As regard recovery of the excess remuneration drawn by him, which of the following option is applicable? वो 2 years वाला और waiver है तो उसके लिए SR चाहिए। The company shall not waive recovery of excess remuneration paid unless approved by a SR within 1 year from, नहीं 1 year नहीं 2 years होता है। The company shall not waive recovery of excess remuneration, और ध्यान रखना जब मैं डेटा बोलता हूँ ना कि ये यहाँ पर गिवन है, अब जैसे स्मॉल शेयर होल्डर आते ही आपको सेक्शन 151 क्लिक होना चाहिए, ठीक है। वो नेम चेंज कर रहे हैं तो नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट है, उसका इंटर से कनेक्शन, इवन फाउंडेशन से कनेक्शन है, फाइनल से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं, तो उसमें डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो पहले तो आपका एक डेटा रीजन का कौन सा आ गया, सेक्शन 151। दूसरे सेक्शन मेरे को जहाँ तक याद है 197 तो है ही, उसका क्लॉज 9 एंड 10 होना चाहिए, वो आप एक बार क्रॉस कन्फर्म कर लेना। तो वो 2 years का डेटा आता है, तो बी सही है। वो कह रही है वे भी नहीं कर सकती, वे भी नहीं कर सकती, सेंस ही नहीं है वो। अच्छा, सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए, 3 years गलत है, तो आंसर बी, 2 years वहां पर है, डेटा लिखा हुआ है, ये आगे देखो 2 years।
तो एक केस स्टडी खत्म। लास्ट वाली क्लास में जो अपन ने केस स्टडी की थी उसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा था। आज वाली क्लास अपन करेंगे इसमें डेटा कहते हैं इसमें क्या है, कम है, तो अपन सीधा डेटा करते हुए कर रहे हैं। HPL एक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है, इज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द कस्टम बिल्ट इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स। ये तो फालतू की चीज़ है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, बेलथनगाड़ी, एंड टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मतलब नहीं है। HPL ह्यूज लॉसेस फॉर द लास्ट 3 years। देर आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 19 करोड़ एज ऑन 31/3/19। लास्ट 3 years से लॉसेस हो रहे हैं। लास्ट 3 years से देखो लॉसेस का कनेक्शन 3 जगह काम में आता है। अब इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ऑडिट कमेटी अगर बना रखी तो कंटिन्यू नहीं करनी, और नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, क्योंकि वो तीनों में सेम डेटा आता है। The board of director had been evaluating all the possible options to bring the company back on the track। अच्छी बात है, नुकसान से फायदे में ले आओ। One of the option considered was corporate debt restructuring with creditors through compromise। होता है, देखो बहुत सारी कंपनियां जो होती है लोन लेकर बिजनेस करती है, फाइनेंस के लिए या तो कैपिटल आपके पास अच्छी खासी, नहीं तो लोन, और लोन तो बिजनेस में रिक्वायर्ड है। जब आपकी वॉट लग जाती है तो सबसे पहला नंबर ही आता है CDR, कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। तो पार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है, मतलब चैप्टर 5 मिक्स हो रहा है। Following data was extracted from the latest audited financial statement of HPL as on 31/3/19। चलो, सिक्योर क्रेडिटर है 20 करोड़ के, एक्रूड इंटरेस्ट है 1.60 करोड़ का, कैश क्रेडिट फ्रॉम नेशनल कमर्शियल बैंक अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बुक्स एंड डेब्ट्स 15 करोड़, अनसिक्योर क्रेडिटर्स है 30 करोड़। चलो, कॉन्सिक्वेंटली a scheme of corporate debt restructuring was consented by 78% of the secure creditors and all other stakeholders। देखो, सबसे पहला जो अपना कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का कहते हैं डेटा है, सेक्शन 230 क्लॉज 6 चैप्टर 5 में सबसे फर्स्ट केस स्टडी जिस पे बनती है वो सेक्शन 230 क्लॉज 6, चाहे यहाँ पर केस स्टडी में आए चाहे सब्जेक्टिव बेसिस पर आए। 230 क्लॉज 6 में ड्यूल एस्पेक्ट है, एक तो मेजॉरिटी नंबर होना चाहिए, और दूसरा कहते हैं इसमें नॉट लेस देन 3/4। अगर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए तो शेयर होल्डर्स, नहीं तो कहते हैं इसमें वो क्रेडिटर्स अमाउंट के बेसिस पे। 75 अपने को चाहिए था, यहाँ पर कितने फेवर में 78%, तो इसका मतलब आपको कहते हैं इसमें कंसेंट मिल गई। ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ द स्कीम आर गिवन बिलो, कि सर आप डिबेंचर्स को ऐसे कन्वर्ट करोगे, वो आप कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल कमर्शियल बैंक एग्री टू रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से पर एनम, ये भी होता है। डायरेक्टर्स वर टू वेव ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेबल टू देम अप टू 31/3/19 एंड ऑल्सो हैड नो ऑब्जेक्शन इफ इंटरेस्ट रेट ऑन देयर लोन्स वाज। अच्छा, डायरेक्टर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्यों? कंपनी का तो समझ में आता है। Suppliers and other creditors consented to waiving of their debt to the extent of all the amount outstanding for a period of beyond 2 years। पुराना 2 साल से पिछला वाला माफ कर दो। पेटेंट्स, बैड डेब्ट्स, ये तो फालतू का डेटा लग रहा है। आफ्टर द अबव एक्सरसाइज एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज वाज फाइल्ड विद जुरिस्डिक्शनल NCLT। ठीक है, उसी को अपन अप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट ट्रिब्यूनल एंड मेड विद द नेसेसरी डिस्क्लोजर बाय फाइलिंग एन एफिडेविट। द डिस्क्लोजर कंटेनिंग ऑल द मटेरियल फैक्ट्स आपने दिया है। A copy of scheme of CDR as consented to by creditors, methodology on the basis of which creditors have been identified, creditors responsibility statement, prescribed form, ये सब कुछ आपने दिया है। Auditors report, valuation report, चलो ठीक है। After hearing the application, the tribunal gave necessary directions in respect of conducting of meeting of creditors। अच्छी बात है। Fix the date and place of the meeting, gave direction for the appointment of chairperson and scrutinizer, fix the quorum, state the procedure by voting which could be either in person or by proxy or by postal ballot। सही है, मीटिंग में वोटिंग वो खुद पर्सन आके खुद कर सकते हैं, इन पर्सन, प्रॉक्सी को भेज सकते हैं और पोस्टल बैलेट से भी कर सकते हैं। To ensure transparency that may facilitate all the stakeholders to proper decision, extensive disclosure were made by HPL along with the notice of the meeting, and then the company, as per direction of the tribunal, sent notices to all creditors। creditors को भेजना है। अब creditors कहते हैं इसमें within 1 month में अपना जो वोटिंग और है वो दे देंगे। Further, it was also sent to all the relevant regulators seeking their representation। देखो,
230 क्लॉज 5 क्या कहता है, रिलेवेंट जो आपके सेक्टोरल रेगुलेटर्स है, सीजी है, आरबीआई है, लिस्टेड कंपनी के केस में सेब भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, उनको भी अपन नोटिस देते हैं। उनके अगर कोई ऑब्जेक्शन सजेशन है, मतलब उनके गिले शिकवे है, विद इन 30 डेज में रेज करने को। द कंपनी ऑल्सो पब्लिश द नोटिस ऑन इट्स वेबसाइट, मतलब उसने लोकल लैंग्वेज में भी दे दिया, अपनी वेबसाइट पे दे दिया। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट यूनाइटेड बेल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइंग सम ऑफ द कंपोनेंट्स टू HPL had raised objection to the proposed scheme of compromise after receiving the notice as on 31/3/19 HPL was required to pay। मतलब इसको नोटिस मिला, उसने उसको ऑब्जेक्ट किया। देखो क्रेडिटर ऑब्जेक्ट कब कर सकता है, जब उसका 5% का आउटस्टैंडिंग डेब्ट हो। शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कब कर सकता है, तो जब शेयर होल्डर्स 1/10 वाले हो जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अभी बात चल रही है क्रेडिटर की। The meeting was duly convened and majority representing 78% of the value of creditors, majority और value दोनों आगे, मतलब section 230 clause 6 complied हो गया। The tribunal provided for the protection of minority creditors and by an order sanctioned the scheme of compromise relating to CDR after considering the certificate issued by auditor of HPL। देखो ऑडिटर दो चीज़ों की बात करता है, एक तो अपनी रिपोर्ट में बता देता है कि सर ये कहते हैं इसमें कंपनी की सिचुएशन है, और दूसरा 133 के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कॉम्प्लाई कहते हैं इसमें किए जा रहे हैं। ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताता है। अब आपको बताना है, हाउएवर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम HPL फेस मैनी प्रैक्टिकल हर्डल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। वाइंडिंग अप होगा सेक्शन 231 में अगर वो स्कीम सैंक्शन प्रॉपरली कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। The case scenario states that an application for compromise was filed by HPL with the jurisdictional NCLT along with all necessary documents including auditor's report. From the following option, choose the one which the auditor must include in auditor's report. चलो CDR के बारे में उसे अपनी रिपोर्ट में क्या देना है। सारे फिक्स एसेट्स ऑफ HPL have been properly revalued by trusted valuer, तो ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्यों देगा। That the total value of creditors shown in the financial statement of HPL is true and correct and no material discrepancies. Fund requirement of HPL after the corporate CDR as approved shall conform to the liquidity test based। ये सही है, मतलब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि सर इसके पास पूरा पैसा है, CDR कहते हैं सैंक्शन होने के बाद। मान लो CDR 100% डेप्ट था, वो 25% वेव कर रहे हैं, तो कम से कम 75% पे करने की तो पोजीशन में होने चाहिए। ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में देगा, तो आंसर सी है। ऑल द कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू ट्रिब्यूनल आर ट्रू एंड करेक्ट, नहीं सी। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो विद द व्यू टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी दैट माइट फैसिलिटेट ऑल द स्टेक होल्डर्स टू टेक प्रॉपर डिसीजन, एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर वर मेड बाय HPL। नोटिस भेजा सारे क्रेडिटर्स को। एज रिगार्ड द एडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, द नोटिस नीड टू प्रोवाइड दैट द पर्सन टू हुम द नोटिस इज सेंड में वोट इन मीटिंग आइदर देमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट। कब तक वोट देना है, 1 मंथ में। 1 मंथ पैक कर लो, 21-14-7-1 बी। देखो डेटा को अगर आप साथ में फॉलो करोगे, मैंने फर्स्ट वाली क्लास में भी कहा था केस स्टडीज आसान लगेगी। अगर आपको डेटा नहीं आता तो केस स्टडी ऊपर से बाउंस कर जाएगी, ठीक है। It is stated in the case scenario that United Bells Private Limited, जो एक इसकी क्रेडिटर थी, supplying some of the components of to HPL, had raised objection to the proposed scheme of compromise. For raising any objection, the value of UBL as trade creditor in the books of HPL कितना होना चाहिए, 5%, not less than 5% of total outstanding debt। सही है, 10% का कोई लेना देना नहीं है, 1 करोड़ अमाउंट होता ही नहीं, 25% नहीं, तो आपका सिंपल आंसर क्या हो गया, 5%। 230 खतरनाक काम का सेक्शन है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्शन क्या करेंगे, 230 क्लॉज 6 ऑब्जेक्शन वाले पर्सन्स, फिर वो जो सेक्टोरल रेगुलेटर को नोटिस है वो रिप्लाई कब तक देंगे, विद इन 30 डेज। 1 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं इसमें, वहाँ पर बनता है। और वो वोटिंग कहते हैं इसमें इन पर्सन, बाय पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी विद इन 1 मंथ। ये 4 थिंग्स सेक्शन 230 में आपको फॉलो करनी ही है। चलो, the notice was also sent to all the relevant regulators seeking their representation which was to be made within the specified period। कब तक देना उनको, 30 डेज, 10, 15, 30 सी, तो उनको रिप्रेजेंटेशन 30 डेज में दे देना चाहिए। ये 230 क्लॉज 4 या 5 आसपास यहीं कहीं होगा।
According to the case scenario, the tribunal, while providing for the protection of minority creditors, sanctioned by an order of scheme after considering the certificate issued by auditor of HPL. देखो ऑडिटर के सर्टिफिकेट में दूसरी बात क्या आएगी, एक तो पूरा पैसा है वो रिपोर्ट में आ जाता है, और सर्टिफिकेट में क्या आएगा कि सर रिलेवेंट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं जो सेक्शन 133 में गिवन है वो कॉम्प्लाइड हो रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रही है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स है वो करेक्ट है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट if any proposed in the scheme of compromise is conformity with the prescribed accounting standards under section 133. तो आंसर सी। एक और दे दिया, नॉर्मली तो देखो 4 to 5 ही आते हैं कई जगह आईसीए ने केस स्टडी में 6 भी दिया, कोई बात नहीं 6 कर लेंगे। HPL फेस मैनी प्रैक्टिकल हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन। अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगी, वाइंडिंग अप का, सेक्शन 231 रीजन ये रहा बी। अगर कंपनी कहते हैं इसमें जो सेटिस्फैक्टरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कहते हैं सी और ए की स्कीम, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम नहीं कर पाती, तो सेक्शन 231 में ट्रिब्यूनल के पास पावर है थोड़ा मॉडिफाई कर दे, फिर भी पॉसिबल नहीं लगता तो कंपनी का वाइंडिंग अप कर दे, तो आंसर बी। नेक्स्ट लेते हैं, ब्लेस्ड विद बोथ आर्टिस्टिक एंड बिजनेस अप्रोच देव, देवोस्मिता एंड दिव्यांशी, 3D हैं, देव, देवोस्मिता एंड दिव्यांशी। उन्होंने कहते हैं इसमें एक फ्रेगनेंस मार्केट है 2000 करोड़ का, उसके बिहार पर एक कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है DPSL, डैफोडिल्स परफ्यूम्स एंड सेंट लिमिटेड, मतलब एक पब्लिक कंपनी बनाई। ऑथराइज कैपिटल 30 करोड़ है, 10 अदर फैमिली मेंबर्स है हु आर सब्सक्राइबर्स टू MOA, चलो कोई बात नहीं, 10 अदर का मतलब 3 तो वो है ही, 10 और है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द ट्रायो वर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA को फर्स्ट डायरेक्टर्स हम बना सकते हैं जो इंडिविजुअल हो। Having registered office at Kannauj, the perfume capital of India, UP. DPCL focused on natural, ये तो काम का चीज नहीं। In the very next year, during April 9, Aniruddha qualified CA and financial advisor was appointed to the head of finance. After the promulgation of the companies, his appointment was regularized as CFO. आपने उसको बना दिया और उसको KMP बना दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। Knowing the fact the perfumes have emerged as an essential product driven by growing trend, they roped in Dev Priya, a smart market analyst, and Divya, an IT professional, as director at the time of conducting AGM on 25th September. 3 पहले थे, 2 और आ गए। Company was doing well and इसका टर्नओवर बढ़ रहा है। 31/19 DPSL yet to be listed, unlisted है, और उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 15 करोड़, शेयर होल्डर कितने हैं 355 करोड़, फ्री रिजर्व्स कितने हैं 12 करोड़, कोई बात नहीं। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेब्ट्स एग्रीगेटिंग टू 2 करोड़। टर्नओवर कितना आ गया 18-19 में 85 करोड़। टर्नओवर तो वैसे नहीं चाहिए, पर अपनी पेड अप कैपिटल कितनी थी 15 करोड़, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट करना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/19 paid up capital exceeded the threshold limit. 4 independent directors namely Rajan, Rahul, Ranjit and Raima were appointed. देखो अनलिस्टेड कंपनी है, 2 से काम हो जाता, 4 अपॉइंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। Prior to the above development, Aniruddha, the CFO of the company, took early retirement in December 18. However, in one of the board meeting held on 25th June 19, Dev expressed his desire to again engage Aniruddha by appointing him as independent director during the current year 2019. क्या किसी कहते हैं इसमें प्रमोटर या डायरेक्टर जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट या प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर है, उसको आप अपॉइंट कर सकते हो? नहीं, सेक्शन 149 क्लॉज 6 मना करता है। As of now, the articles of association provide the payment of sitting fees of rupees 40,000 to each of non-independent directors for attending every board meeting. देखो सिटिंग फीस सेक्शन 197 क्लॉज 5 क्या कहता है, आप मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख पर बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग।
लेकिन कहते हैं इसमें एओए में लिमिट कम भी हो सकती है। तो एओए ने कह रखा है सर हम 40,000 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की फीस किससे कम नहीं होनी चाहिए? रिमेनिंग डायरेक्टर से। ज्यादा हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी 40,000 तो मिलनी है। The audited financial result as on 31st/19 also required constitution of an audit committee. According in April 19, an audit committee was constituted which comprised Dev and Debosmita as non-independent director. कोई दिक्कत नहीं। It came to light that the company was sitting on crore of rupees in terms of cash and bank balance. Due to the pandemic COVID-19 and subsequent lockdown in the country, the production almost came to a standstill. The demand divided southward. Not much invest in terms of new project. The board of directors thought to provide investors an opportunity to exit from their investment in the company. Sir, चाहो तो वापस पैसा निकाल लो। Accordingly, a duly convened board meeting which was held on 25/8/2020, the directors proposed buyback of equity shares keeping in view the relevant clause of the articles provide for the said buyback. देखो बायबैक के कुछ सिंपल से रूल्स ध्यान रखो। बायबैक के लिए एओए में क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक प्रोविजंस। दूसरा, बायबैक की लिमिट बीआर के रूट से 10% और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और अगर आप एसआर पास कर लेते हो तो 25%। डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना फॉलो करना है? 2:1। अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो देव एक्सप्रेस इज डिजायर टू अगेन इंगेज अनिरुद्ध बाय अपॉइंटिंग हिम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यूरिंग द करंट ईयर 2019। क्या अनिरुद्ध को अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं? ये कह रहा है कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डीपीसीएल। ये सही है। कैन तो वैसे भी देखो, हालांकि मैं इस तुक्के के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, पर एक तुक्का होता है सेलेक्ट द ऑड वन। अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल कहते हैं इसमें आंसर नहीं आ रहा हो ना, तो आप किसको आंसर कहते हैं इसमें बना सकते हो? तो आप किस पे जाओ? सेलेक्ट द ऑड वन पे। तो 3 कैन थे और एक कैन नॉट है, तो कैन नॉट हो सकता है, पर ये 100% श्योर तुक्का नहीं है। ये तो मैंने आपको कभी कभी लग जाए वो वाली सिचुएशन है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लास्ट 3 कहते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का डायरेक्टर था, वो बंदा कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। सेकंड लेते हैं, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द केस सिनेरियो दैट द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर बीइंग पेड सिटिंग फीस 40,000। तो अब आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितना मिलेगा? कम से कम 40 तो मिलना ही है। ये परसेंटेज ऑफ 40 बता रहे हैं गलत है, तो वैसे भी आंसर ही है नॉट लेस देन 40,000, मतलब एटलीस्ट 40,000 तो मिलेगा। ज्यादा भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। किसको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को। The case scenario states that in a duly convened board meeting which was held on 25/8/20, डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया सर बायबैक करना है। इन केस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी डिड नॉट कंटेन एनी क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर बायबैक। क्या बायबैक हो सकता है? नहीं, पहले एओए में बायबैक का प्रोविजन लाना पड़ेगा। द आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसएल आर रिक्वायर्ड टू बी ऑल्टर फॉर इंक्लूडिंग अ क्लॉज। यही आंसर है ए। देयर इज नो नीड टू ऑल्टर, ये तो फालतू है। नो नीड टू ऑल्टर, नो टिल टोन। देखो फिर सेलेक्ट द ऑड वन। आंसर हो गया ना। 3 एक वे में कह रहा है और एक अलग वे में कह रहा है, उसके आंसर होने के चांसेस बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो द ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट डीएसपीएल कॉम्प्राइज देबोस्मिता एज नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, बिसाइड सर्टेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मिनिमम हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? देखो 2 नॉन इंडिपेंडेंट है। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी में है। इन्होंने क्या बताया? 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? उनसे ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कितने हुए? 3। तो आंसर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, सपोज डीपीसीएल रिजॉर्ट टू बायबैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। पोस्ट बायबैक what ratio the DPCL shall be required to maintain between the aggregate of secured and unsecured debts owed by it and its paid up capital? मेरे हिसाब से 12th में आ जाता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है? डेप्ट 2 पर स्टैंड करेंगे, इक्विटी 1 पे, तो 2:1। ये आ गया 2:1। 3:1 गलत है, 4:1 गलत है, 5:1 गलत है। तो सिंपल आंसर अपना क्या आ गया? 2:1 मतलब ए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ओहो, इसमें तो बहुत सारा डेटा दिख रहा है, चलो करेंगे। XYZ ऑटो लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट। ये सब कुछ सही है। रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में, और इसकी ब्रांचेस बहुत सारी जगह है।
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 ईयर्स के ये बता रहे हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20। लैक्स बता रहा है, लैक्स में आप 2 जीरो और कम कर दो, क्योंकि लैक्स में 5 जीरो तो वैसे आएंगे, 2 जीरो और कर दो, वो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पेड अप कैपिटल 15 करोड़ है, टर्नओवर 8 करोड़, 9 करोड़, 9.5 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन 15 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़ है। डिवेंचर्स, मैं करोड़ बोल रहा हूँ, वो लैक्स लिख रहा है, मैंने करोड़ में कन्वर्ट किया। डिवेंचर्स 12 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़ है। ABC लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। ऊपर वाली कौन सी कंपनी थी? XYZ। अब आ गई ABC, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। ABC लिमिटेड परचेज ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के सारे शेयर्स खरीद लिए। नाउ XYZ लिमिटेड बिकम्स होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ABC लिमिटेड in April 19 and become its holding company. There are 900 shareholders and 400 debenture holders. Following information is available from the audited financial statement of ABC. ABC कौन? जिसने ऊपर वाली XYZ के सारे शेयर्स खरीद लिए। चलो, इसकी पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, टर्नओवर है 450 करोड़, 2 जीरो कम कर दो और करोड़ बना दो उसको, क्योंकि लैक्स तो ऊपर लिखा हुआ है। सिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम सुपर कमर्शियल बैंक एंड अदर अनसिक्योर्ड लोन्स 45 करोड़, डिबेंचर्स 10 करोड़। सुमित एंड सुमेत, द डायरेक्टर्स ऑफ ABC लिमिटेड ऑल्सो हैपन टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ EFG लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। एक बंदा वैसे भी 20 कंपनी का डायरेक्टर्स हो सकता है। हाउएवर इन अप्रैल 19 दे एग्जिटेड फ्रॉम EFG लिमिटेड एज डायरेक्टर। द टर्नओवर ऑफ EFG, मतलब ये थर्ड कंपनी आ गई है, EFG लिमिटेड अमाउंटेड टू 100 करोड़, 99 करोड़, 95 करोड़ एंड 91 करोड़ इन रेस्पेक्टिवली FY4, मतलब 4 सालों का बता दिया। अपने को लेटेस्ट कौन सा है? 1920, इसको फॉलो करना है, ठीक है। द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टर्नओवर ऑन अकाउंट, मतलब ये डिक्लाइन हो रहा है, देखो तो लास्ट वाला कौन सा है? 91 करोड़। द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टर्नओवर इज ऑफ द अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रॉपर कैंपेनिंग, मतलब सही मार्केटिंग नहीं की, बिजनेस की वॉट लग गई। एम्प्लॉयज अनरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलिंग टर्नओवर। एम्प्लॉयज जब मूड होते हैं तब छुट्टी मार लेते हैं, आते हैं बातें करते हैं, काम नहीं करते। द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ EFG लिमिटेड इज 9.5 करोड़ थ्रू आउट द पीरियड। अब EFG लिमिटेड इज कंटिन्यूइंग विद एन ऑडिट कमिटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अर्लियर। देखो, शुरुआत में आपका टर्नओवर कितना था? 110 करोड़, तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी थी। फिर लास्ट देखो 3 ईयर से वो 110 करोड़ से कम हो गया, तो आपको क्या कंटिन्यू करनी है? नहीं। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो आपको उसे कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और पेड अप कैपिटल वैसे भी 9.5 करोड़ है थ्रू आउट द पीरियड। थ्रू आउट द पीरियड का मतलब सारे सालों तक, 10 करोड़ एक बार भी नहीं हुई। इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय XYZ लिमिटेड, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज एप्लीकेबल? XYZ कौन सी? सबसे ऊपर वाली। XYZ लिमिटेड बीइंग नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। सही है, प्राइवेट कंपनी नहीं है तो इसको ऑडिट कमेटी तो बनानी है, पर अभी और ऑप्शन देखते हैं। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, XYZ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 15 करोड़। वो 1500 लाख का मतलब 15 करोड़, मतलब बनानी है। Based on the threshold limit, since ABC Limited has constituted its audit committee, XYZ Limited being wholly owned subsidiary of ABC Limited is not required to constitute an audit committee. ये और बेटर है। देखो, जो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी वाला रूल है वो कौन सी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल कहता है? इसमें नहीं होता। एक जॉइंट वेंचर, एक होली ओन्ड सब्सिडरी पर, और एक किसके ऊपर कहते हैं? इसमें डोरमेंट कंपनी पर। तो यहाँ जॉइंट वेंचर का रोल नहीं है, डोरमेंट कंपनी का रोल नहीं है, बचा किसका? होली ओन्ड सब्सिडरी। उसे अब ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। सी, आंसर सी हो जाएगा इसका, चेक कर लो। 10.1 का देखो सी दिया है। आगे बढ़ते हैं। इज इट परमिसिबल फॉर EFG लिमिटेड टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑडिट कमेटी इन द FY 2021? यस, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से आपका जो टर्नओवर है वो कम हो गया। पेड अप कैपिटल कभी ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट में आई नहीं, क्योंकि वो 9.5 करोड़ थी। टर्नओवर देखो पहले 110 करोड़ था तो इसलिए बनाई, बाद में वो धीरे धीरे कम होता गया, 95, 91 समथिंग। ये
यस यस नो नो, डायरेक्टरशिप से नहीं है। ये रहा बी, 10.2 का बी आंसर हो जाएगा। फिर सपोज एबीसी लिमिटेड डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट विजिल मैकेनिज्म एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 177 क्लॉज 9, इनाम मिलेगा सेक्शन 178 क्लॉज 8। देखो, चाहे आप ऑडिट कमेटी वाली रिक्वायरमेंट पूरी ना करो, चाहे आप नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी वाली रिक्वायरमेंट पूरी ना करो, चाहे आप विजिल मैकेनिज्म, वो भी तो 177 का ही पार्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करो, कंपनी पे 1 लाख टू 5 लाख का फाइन लगेगा। ये बात सेक्शन 178 क्लॉज 8 में लिखी हुई है। One of the following penalty, which one of the following penalty is leviable? 1 lakh to 5 lakh, minimum 1 lakh, maximum 5 lakh। गलत गलत गलत, ये सही है डी। As regard stakeholders relationship committee, whether ABC Limited is required to form such a committee as per the relevant provisions। ये कौन सी है? ABC। ABC के डेटा में कितना था? मेंबर्स और 900 शेयर होल्डर्स एंड 400 डिबेंचर होल्डर्स है। देखो, सेक्शन 178 कहता है, इसमें क्या कहता है? स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, अगर किसी कंपनी में मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर समथिंग ये हो जाते हैं, तो 900 प्लस 400 कितने हो गए? 1300। तो इसको स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी तो बनानी पड़ेगी। तो आंसर देखो यस एक में ही है। सेलेक्ट द ऑड वन, अपना सॉल्यूशन। सेलेक्ट द ऑड वन कहते हैं, इसमें क्या है कि मैं जब 2006 से सीपीटी स्टार्ट की थी, क्योंकि पहले सीपीटी आती थी, कई सालों तक चली, अभी लास्ट में 18 से फाउंडेशन आ गया। तो जब मैंने सीपीटी स्टार्ट की थी, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, शुरुआत के लेवल में लॉ में ऑब्जेक्टिव आ जाते थे, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता था सेलेक्ट द ऑड वन। देखो, तुक्का मारते अपन ABCD क्या होगा समथिंग, जो भी, उससे तो बढ़िया ये है ना कि जो 3 एक ही बात कर रहे हैं और एक डिफरेंट बात कर रहा है, तो मे बी वो आंसर हो। वो 100% रूल नहीं है, पर बिल्कुल तुक्का मारते उससे बढ़िया थोड़ा सेंसिबल तुक्का है। सेलेक्ट द ऑड वन। खैर, 10 हो गया। 11 में कितना डेटा है? 11 में ज़्यादा डेटा लग तो नहीं रहा, कर लेते हैं। श्री हरि टेक्सटाइल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2010। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कनॉट प्लेस, क्या बात है, महंगा प्लेस, ऑफ न्यू दिल्ली। उसने अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2019-20 का विद इन टाइम ROC के पास फाइल कर दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AGM से विद इन 30 डेज में ROC को फाइल कर दिए। द रजिस्ट्रार इंस्पेक्टेड द स्टेटमेंट एंड आफ्टर रिव्यूइंग देम फेल्ट दे नीड टू सीक क्लासिफिकेशन ऑन सर्टेन मैटर्स। रजिस्ट्रार को लगता है कुछ और डिटेल चाहिए, उन्होंने नोटिस इश्यू किया कंपनी को और उसके ऑफिसर्स को और कहा कि सर 30 डेज में इंफॉर्मेशन दे दो। मतलब सेक्शन 206 आपने स्क्रूटनी की, फिर आपको लगा कि मुझे डिटेल चाहिए, आपने कंपनी को और उसके ऑफिसर्स को कह दिया। However, the company and its official fails to reply within the time prescribed in the notice। इनाम क्या किदार होंगे? The registrar initiated the inquiry and proceeded further for inspecting all the documents of the company। जब रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर रहा था, रजिस्ट्रार को कहते हैं इसमें prudent grounds believe that some of the documents and other vital information in relation to company would be destroyed or altered by the officers। मतलब रजिस्ट्रार ने जब ऑब्वियसली बात है इंक्वायरी की, तो उसको पता चला कि कुछ डेटा तो मिसिंग हो गया, गायब कर दिया गया है। With a view to safeguard the documents, the registrar obtained an order from special court and thereafter seize all such material। मतलब रजिस्ट्रार को लग रहा था कि ये गायब हो गए होंगे या होने वाले, तो गया स्पेशल कोर्ट के पास और उससे कहते हैं, इसमें कहा कि सर परमिशन दो, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को सीज करूंगा। तो स्पेशल कोर्ट सेक्शन 209 हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, परमिशन दे सकता है। While inspecting some of the documents, the registrar came to know that the board of directors had passed a resolution in board meeting held on 10/4/19 and therefore increased the remuneration payable to the directors including whole time directors and managing directors to 12% of net profit। देखो, सेक्शन 197 क्लॉज 1 लिमिट कितनी बताता है? ओवरऑल जो कहते हैं इसमें रेमुनरेशन की लिमिट है सारे डायरेक्टर्स को मिला के, वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट है। 11 से ज्यादा कर रहे हो तो मतलब आप शेड्यूल 5 को वेरी कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आपको SR पास करना होगा।
और 5% तो अभी रिसेंटली ईयर में बढ़ाया है। प्रायर टू द इंक्वायरी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी नेमली मिस्टर एक्स एंड मिस्टर डी गॉट रिटायर्ड। देखो ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। रिटायर हो गया मतलब वो पास्ट बन गया, तो क्या पास्ट से अपन इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते? मांग सकते हैं। सेक्शन 206 क्लॉज 2 इसके लिए ऑथराइज करता है। द रजिस्ट्रार फाउंड फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन डीलिंग्स which included selling of the assets of the company। ठीक है। On the basis of such information gathered from the inspected document, the registrar sought some clarification from both of them। मतलब कह रहा है सर इन्फॉर्मेशन दो। उन्होंने देने से मना कर दिया कि सर हम अभी टाउन में नहीं, आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। ठीक है। और एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया और उसने कहा कि सर अब हम कंपनी के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि हम तो पास्ट ऑफिसर्स हैं। क्या वो ऐसा कह सकते हैं? नहीं। After the completion of inspection and inquiry, the registrar submitted a written report to CG in respect of his finding against the company. The reports mentioned that there were major discrepancy in the assets and liabilities as well as P&L। तो अब CG क्या करवाएगी? इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन। भाई सेक्शन 208 में जब रिपोर्ट सबमिट होती है तो सेक्शन 210 CG को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके। On receipt of report from registrar, the CG considered it is necessary to affairs of the company by serious। अच्छा ये 212 में ले गया, कोई बात नहीं। तो 212 को जब SFIO को CG जब मैटर कहते हैं रेफर करेगी तो SFIO इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो SFIO ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और CG को अपनी रिपोर्ट दे दी। CG ने SFIO को इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो उसने SFIO ऑथराइज सम ऑफ द इट्स इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी। SFIO को काम यही है, जब CG उसको सेक्शन 212 क्लॉज 1 में ऑर्डर देती है कि सर आप इनका इन्वेस्टिगेशन करो, तो SFIO इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा। द टीम डेप्यूटेड बाय द SFIO इंक्लूडेड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ एंड फॉरेंसिक ऑडिटिंग। अच्छी बात है। While inspecting the company, the team of SFIO came to the know that the income tax authorities had already initiated investigation against company। सीधा सा रूल है, जैसे ही SFIO ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, कोई अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब इंस्पेक्शन नहीं कर सकती। और उन्होंने जितना किया उसका डेटा भी किसको प्रोवाइड कर देगी? SFIO को। SFIO इज अ सुपीरियर अथॉरिटी देन रिमेनिंग इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अब शांत रहना पड़ेगा। श्री हरि टेक्सटाइल लिमिटेड एंड इट्स ऑफिशियल्स फेल टू सबमिट। कितना इनाम मिलेगा? देखो सीधा सा लॉजिक है। सेक्शन 206 कहता है कि जो कंपनी और डिफॉल्टिंग ऑफिसर है 1 लाख रुपीज का डायरेक्ट, 500 रुपीज पर डे का फाइन लगता रहेगा जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यूज है। तो 1 लाख और 500 ढूंढ लो। एक मजेदार बात बताता हूँ, लॉ में कभी 1,50,000 पेनल्टी नहीं होती, तो ये तो वैसे भी हट जाएगा, कभी नहीं होती। तो आंसर अपना देखो ए आ ही गया। सेकंड कह रहा है फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट द रजिस्ट्रार सीज सर्टेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। आफ्टर इंस्पेक्शन व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड पर्टेनिंग टू सच डॉक्यूमेंट। वापस कर दे जब इंस्पेक्शन हो गया। द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू सबमिट सच डॉक्यूमेंट इन द स्पेशल कोर्ट। गलत। द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड ऑल सच डॉक्यूमेंट टू CG। गलत। The registrar is required to return such document back to the company after making, if considered necessary, the copies of them। सही। सी। देखो सेंस ये है कि रजिस्ट्रार CG को रिपोर्ट देता है, क्या इंस्पेक्शन में कहते हैं उसको पता चला, वो CG को कभी वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट्स वापस उसी बंदे को दे देगा जिससे उसने सीज किए थे। तो इसलिए आंसर सी। What is the requisite requirement for increasing the remuneration of directors including whole time director to 12%? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की SR के रूल से अप्रूवल लेनी है। बोर्ड रेजोल्यूशन गलत, बोर्ड रेजोल्यूशन गलत, बोर्ड रेजोल्यूशन गलत। अच्छा ठीक है। ड्यूली सैंक्शनड बाय ROC नहीं आता, ट्रिब्यूनल की भी जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में वो SR का बात है, सी आंसर आ गया। मतलब देखो सेंस ये है कि पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और उसके बाद शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लो। ठीक है, किसी अथॉरिटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी, वो कॉन्सेप्ट हटे हुए 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं। तो आंसर सी। The case scenario states that the registrar of companies had called ex-directors of the company for examining them during the inquiry. Is the registrar empowered to call? Yes. Cannot गलत है। रजिस्ट्रार बुला सकता है
विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नहीं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं है. द रजिस्ट्रार में बाय इशूइंग अ रिटन नोटिस कॉल द एक्स डायरेक्टर्स फॉर सीकिंग द रिक्विजिट. बी, क्लियर कट बी आंसर. In case the registrar is appointed by the central government to conduct investigation, then only he can call ex-director. गलत है. Except the tribunal, no other authority. Simple answer B. B correct है. देखो, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपको कोई डेटा क्लियर नहीं है तो आप कहते हैं इसमें जहाँ से भी आपने स्टडी की, नोट्स बनाए, आपके पास जो भी बुक है वहाँ से उस डेटा को फिर से रीड कर लो. ये सेक्शन 206 है, मैं तो आपको सेक्शन नंबर के साथ बता रहा हूँ. नेक्स्ट. According to the case scenario, while inspecting the company, the team of SFIO came to the note that income tax authorities has already initiated investigation. उन्होंने start कर दिया. From the given option, choose the correct one that indicates as the how amidst such a situation SFIO will be continuing. Income tax authorities side में हो जाएगी, SFIO continue करेगा. ये कह रहा है SFIO hold कर देगा, गलत. SFIO will proceed with its investigation on the basis of report submitted by income tax authorities. गलत. ये क्या कह रहा है कि income tax authorities पहले investigation complete करेंगी, फिर अपनी report SFIO को देगी, फिर SFIO continue करेगा. No. SFIO will proceed with its investigation while income tax authorities shall keep on a hold. ये सही है. SFIO will simultaneously continue its investigation along with income tax authorities. गलत है. C. तो ये आपका C आंसर हो जाएगा. ये देखो सी. चलो एक और केस स्टडी कहते हैं इसमें कर लेते हैं, ठीक है. केस स्टडी कभी भी ध्यान रखो डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि चैप्टर 4, 5, 6 तो चलो फिर भी छोटा बच्चा कर लेते हैं. चैप्टर 4, 5 पे ज़्यादा बच्चे ध्यान ही नहीं देते. अब वो चैप्टर 4, 5 पे जब ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है उनको दिक्कत तो आनी है. चैप्टर 4, 5 में नो डाउट थ्योरेटिकल है, 5 में तो फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें भी है, पर वो अच्छे टॉपिक्स हैं और आपको करने कहते हैं इसमें चाहिए. मत करो. अब फाइनल का मतलब तो आप तो देखो लाइफ में कमाने के लिए तैयार हो रहे हो तो उसके नाम पर 4 होना चाहिए. थ्योरी स्कोरिंग पोर्शन है. लॉ तो नो डाउट 60 तो मेरे इतने साल हो गए टीच करते हुए, एवरेज बच्चा जिसको डर लगता है कि वो पास होगा नहीं तभी 60 तो लॉ में आ जाते हैं. लॉ में मैं कभी 60 मार्क्स को बड़ा टारगेट मानता भी नहीं, वो आ जाते हैं क्योंकि मैं पूरा कोर्स अपने साइड से कंप्लीट करवाता हूँ. अब आप नहीं कंप्लीट कर रहे वो आपकी समस्या है. और सीए फाइनल लेवल के बच्चे को गैम्बलिंग नहीं खेलनी चाहिए कि सर इतना कोर्स ही कर जाता हूँ इससे काम हो जाएगा. ठीक है, 60 to 70% कोर्स तो आपके टिप्स पर होना चाहिए, जिसको हम VSI में ए कैटेगरी कोर्स बोलते हैं. तो अगर आप वो कर लोगे तो आपकी रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. वो शर्मा सर ने आपको वैसे भी देखो कहते हैं इसमें अलग से वीडियो के रूट से बताया भी है. चलो, सनशाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी. रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में, इनकॉर्पोरेट हुई May 17. ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख. गरीब कंपनी है जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच में डिवाइडेड है. फिर ये फालतू मिस्टर सुमित, मिस्टर समधन, मिस्टर सौमित्रन, मिस्टर अनिकेत द सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA, और वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स भी थे. कोई इश्यू नहीं. द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स टू द सब्सक्राइबर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. कब तक देने होते हैं? इंटर का डेटा है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. द कंपनी अलॉटेड, ये तो हो गया. इट इज वर्थ नोटिंग दैट द डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द कोर टीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. कोई बात नहीं. However, due to some internal misunderstanding among all the directors, more particularly serious disagreement in relation to working schedules, आपस में लड़ने लग गए. The company could not start its working since incorporation. मतलब डॉर्मेंट कंपनी, इसका इनकॉर्पोरेशन से कहते हैं इसमें ऑपरेशंस स्टार्ट नहीं हुए. Therefore, no revenue was generated from operations. In fact, the directors were busy pursuing their own business. वो अपना अपना बिजनेस चला रहे थे, फालतू में कंपनी बना ली. Had no intention to devote any time for the company. कोई बात नहीं. Following information has been extracted from the financial statement of the Sunshine Software Private Limited from the date of its incorporation. देखो 2017-18 में पेड अप शेयर कैपिटल थी 10 लाख. 18-19 में भी वही है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जब ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हो तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? नील नील.
एक्सपेंसेड इनकर्ड टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस लीगल ऑब्लिगेशन 55,000 65,000, चलो वो तो लग जाती है. The company did not recruit even a single employee and therefore no expenses on account of salary or other material transaction were incurred. ये सब क्लियर कट शो कर रहा है वो डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी है. However, the company has complied with all the filings requirement under the Companies Act and Income Tax Act. मतलब टाइम टू टाइम रिटर्न और सब फाइल करती रही. It incurred the following expenses: payment of fees to registrar like incorporation fees मान लो, payment made to fulfill the requirements of Companies Act 13 and any other applicable laws. Some payment were made for maintenance of office and record. यहाँ डेटा क्लिक होना चाहिए. डोरमेंट कंपनी कौन सी है? डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन कहते हैं, इसमें क्या कहती है सेक्शन 455 में. देखो जो कंपनी बनाई कौन से पर्पज के लिए गई है? फ्यूचर पर्पज के लिए, ठीक है. जैसे टू होल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट्स, जिसका नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस तो हैं लेकिन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है. और वो किसकी वजह से नहीं? बिजनेस की वजह से. कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माने जाते, वो सारे ही है. जैसे रजिस्ट्रार को फीस की, सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए को अलॉटमेंट किया, तो शेयर्स तो अलॉट हुए हैं लेकिन वो मजबूरी में हुए हैं. फिर आपने कंपनीज एक्ट और के भी आप पे पेमेंट की, चलो बिजनेस नहीं चल रहा, ऑफिस को मेंटेन करने में खर्चा कहते हैं इसमें लगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, एक बंदा कहते हैं रख दिया मान लो, उसका खर्चा लगा, कुछ भी मान लो. इवन डोरमेंट कंपनी को ऑडिट करवानी पड़ती है. क्या ऑडिटर बोल देगा ये बेचारी कमा नहीं रही, इससे पैसा नहीं लेता? कोई सोशल सर्विस नहीं करता. तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है लेकिन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बने, तो मतलब स्टिल वो डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी है. Mr. Soumitra also holds directorship in Surya Energy Private Limited, against which NCLT passed an order under section 420. देखो 420 में NCLT जो ऑर्डर देती है, अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड हो तो आप उसके अगेंस्ट में अपील किसको फाइल कर सकते हो? NCLT को. फर्स्ट अपील हमेशा ध्यान रखो कितने डेज में होती है? 45 डेज. 90% ये तुक्का मार देना. फर्स्ट अपील तो NCLT टू NCLT अपील कब तक होती है? 45 डेज. और सेकंड अपील है या सब्सिक्वेंट अपील बोल दो, वो कहते हैं इसमें विद इन 60 डेज. तो 45 डेज फर्स्ट अपील, सेकंड अपील 60 डेज, ये कॉमन डेटा होता है. तो NCLT टू NCLT कब तक? 45 डेज. NCLT टू सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन 60 डेज. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट मेंशन्ड इन केस सिनेरियो, सनशाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो पहले वाली कंपनी, दूसरी तो सूर्या थी ना, हाँ. It is an inactive company since no significant accounting transaction have been undertaken for the last 2 financial years. सही है. A. It is a defunct company since नहीं, defunct company अपना कोई concept ही नहीं है. It is an active company since it makes regular payment to ROC. वो count ही नहीं होती. None of the above. A answer. Which form needs to be used by a dormant company for obtaining the status of active company? देखो डोरमेंट कंपनी बनने के लिए हम अप्लाई करते हैं MSc 1 में, मिसलेनियस 1 में, और वो स्टेटस मिलता है MSc 2 जो 5 ईयर्स तक वैलिड होता है. फिर डोरमेंट कंपनी से हमें एक्टिव कंपनी बनना है तो अप्लाई 3 नहीं, 3 अलग है, उसको साइड में करो. 4 में अप्लाई करते हैं और ROC 5 में आपको कहते हैं इसमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देता है. इसने क्या पूछा कि एक्टिव कंपनी के लिए कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है? 4, MSc 4. D. Choose from the following option the number of minimum directors which a dormant company shall have if it is a public company. देखो डोरमेंट कंपनी भले ही हो, जो डायरेक्टर्स का डेटा वो मेंटेन करना है. अब मिनिमम डायरेक्टर्स का डेटा क्या था? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, OPC में 1. इसने पूछा पब्लिक कंपनी थी, कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 3. Assuming that the ROC issued a certificate to Sunshine Software Private Limited allowing if the status of a dormant company with effect of 1st October 19. अभी मैंने आपको क्या बताया? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कब तक वैलिड रहेगा? 5 ईयर्स तक. आपको स्टेटस मिला कब है? 1st October 19 प्लस कर दो 5 ईयर्स, मतलब 30th September 2024. तो what will be the date after which ROC is empowered to initiate the process of striking of the name? 30th September प्लस 5 करना है, 2024 तक तो डोरमेंट कंपनी है. अगर आपने इस ड्यूरेशन में एक्टिव कंपनी का स्टेटस नहीं लिया तो ROC नाम काट देगा. तो आंसर क्या हो गया? आफ्टर 30th September 2024.
From the case scenario, it is observed that Surya Energy Private Limited, agreed by the order of tribunal, wants to file an appeal to NCLAT. मैंने अभी आपको बताया कि NCLAT को अपील कब तक फाइल की जा सकती है. NCLT ट्रिब्यूनल, उसके ऑर्डर से जो पर्सन एग्रीड है वो NCLAT को अपील कब तक फाइल कर सकता है? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. 15 गलत, 30 गलत, 45 सही. Surya Energy Private Limited can file an appeal with NCLAT within a period of 45 days from the date of the receipt of order of tribunal. Receipt, ठीक है. तो ये आपको वहाँ पे 45 डेज तक क्या कर देनी चाहिए थी? फाइलिंग कर देनी चाहिए. सही है. तो अब देखो अपना नेक्स्ट एक केस स्टडी और कर लेते हैं. ये तो निधि कंपनी है. डेटा है क्या? देखते हैं. 6 डायरेक्टर्स, 250 मेंबर्स. देखो निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होती है जिसमें मिनिमम कहते हैं इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? 200. फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड लोन, इतना ऐसे कुछ लग तो नहीं रहा. कुछ एक डेटा दिख रहा है. चलो सीधे करके देखते हैं. हो गए तो ठीक, नहीं तो वापस डेटा पर आ जाएंगे. फ्रॉम द केस सिनेरियो, इट इज ऑब्जर्व दैट PQR प्राइवेट लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पवन निधि लिमिटेड. नो, बन ही नहीं सकती. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कभी निधि कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती. ठीक है. तो अब आपको बताना है कौन सा कहते हैं करेक्ट है. PQR प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पवन निधि लिमिटेड. सही है. कैन बिकम पवन, अगर वो 5 लाख, अरे नहीं सर नहीं कर सकते. AOA नहीं, कम से कम 3 इयर्स. गलत है. बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी कहते हैं इसमें निधि कंपनी की मेंबर नहीं होती. तो आंसर ए. पीयूष, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पवन निधि लिमिटेड, हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अमाउंटिंग टू ₹1 lakh इन द नेम ऑफ रुद्रा, अ माइनर, and negotiation initiated by his father Mr. Chitish to make him a member of the Pawan Nidhi. From the following option choose the one of the which is applicable in the given situation. देखो निधि कंपनी का जो भी कहते हैं इसमें मेंबर होगा वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए. ठीक है. निधि कंपनी डिपॉजिट्स किससे लेती है? केवल अपने मेंबर से. तो इसका मतलब डिपॉजिट देने वाला भी कौन होना चाहिए? मेजर होना चाहिए. लेकिन एक एक्सेप्शन गिवन है. अगर कोई बंदा निधि कंपनी का कहते हैं इसमें पहले से मेंबर है तो वो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर भी डिपॉजिट दे सकता है. तो अब अपने को डेटा में ये देना है कि क्षितिज जो फादर है वो निधि कंपनी का मेंबर था या नहीं. ये तो देखो चेक करना पड़ेगा. ये अमाउंट कहाँ गया? मैंने आपसे क्या कहा था कि डेटा अगर आ जाए और इसमें अमाउंट का कहीं कनेक्शन आए तो आप उसको फॉलो करो. ये आ गया. ड्यूरिंग द करंट ईयर मिस्टर क्षितिज अ मेंबर ऑफ पवन निधि लिमिटेड. वो अपने सन के नाम पर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं. निधि कंपनी का मेंबर अपने माइनर सन के नाम पर कहते हैं इसमें निधि कंपनी में डिपॉजिट दे सकता है. तो देखो पवन निधि लिमिटेड कैन नाइदर एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ रुद्रा माइनर नॉर कैन मेक हिम अ मेंबर. गलत है. पवन निधि लिमिटेड में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ रुद्रा माइनर सिंस इट इज मेड बाय क्षितिज अ मेंबर एंड द फादर ऑफ रुद्रा, बट बीइंग माइनर ही कैन नॉट बी. सही. बी. वो माइनर कहते हैं इसमें नाम से डिपॉजिट ले लिया पर वो मेंबर नहीं बनेगा, पर वो लेना अलाउड कहता है क्योंकि उसके पिताजी पहले से मेंबर थे. नेक्स्ट, पदम द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर हैज बीन ऑनर्ड बाय पवन निधि लिमिटेड टू होल्ड डायरेक्टरशिप फॉर अ टर्म अप टू 10 consecutive ईयर्स. सही है. निधि कंपनी अलग चलती है, वहां आप 10 consecutive ईयर्स की टर्म दे सकते हो. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया तो 10 ईयर्स से ज्यादा भी दे सकते हो, पर 10 consecutive ईयर्स तक दे सकते हैं. After relinquish his office as director at the expiry of 10 years, when can Padam be reappointed as director of the company? 2 years का cooling period. निधि कंपनी में 2 years का cooling period होता है. तो only after the expiry of 2 years, ये सही है. A. Only after expiry of 1 year, गलत. 6 months, गलत. वो eligible in reappointment और ही गलत. तो आंसर A. ये तो देखो आसान था. Messrs. A&A Associates, a firm of auditors, has been appointed as auditor of Pawan Nidhi Limited for a term of 5 years, commencing from 1516 to 1920. देखो, ऑडिट फर्म को हम 5 + 5 ईयर्स की 2 टर्म्स दे सकते हैं. ये सिंपल रूल है.
2 consecutive terms of 5 years can be given to audit firm in case of a निधि कंपनी, मतलब नॉर्मल कंपनी की तरह ही हो गया. And if the company is desirous of reappointing the said firm of auditors for another term of 5 years commencing from FY 2021, वैसे इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है. 1920 में वो ईयर खत्म हो गया, +5 करना चाहिए था. 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, ऐसे 5 ईयर्स इन्होंने काउंट किए. तो आपको बताना है मैसर्स A&A एसोसिएटेड कैन नॉट बी अपॉइंटेड, गलत है. मैसर्स A&A एसोसिएटेड कैन बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स सिंस अ निधि कंपनी इज परमिटेड टू अपॉइंट, ये सही है बी. सी कह रहे कैन नॉट, गलत. कैन नॉट, ये देखो ये भी सेलेक्ट द ऑड वन से हो गया. मैं कभी नहीं कहता कि सेलेक्ट द ऑड वन ही आंसर का बेस होता है, वो गलत भी हो सकता है, पर तुक्के में तो ठीक है. द अबव केस सिनेरियो स्टेट्स दैट मिस्टर टॉम, अ रेजिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नहीं कर सकता. केवल रेजिडेंट इन इंडिया एज पर कहते हैं इसमें अपना फीमा एक्ट, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई और नहीं. रेजिडेंट इन इंडिया, वो तो स्विट्जरलैंड का वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता. पवन निधि लिमिटेड कैन एक्सेप्ट, नहीं. कैन एक्सेप्ट, नहीं. कैन एक्सेप्ट, नहीं. कैन नॉट. मिस्टर टॉम सिंस अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये देखो ये फिर सेलेक्ट द ऑड वन से हो गया. तो आज की क्लास के लिए इतनी बहुत है, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.